जय हिंद साथियों। आज टॉपिक है हमारा साइंस से संबंधित लाइट। आज हम पढ़ेंगे लाइट। सबसे पहले आप सभी को जानना यह नितांत आवश्यक है कि लाइट का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है, वो कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करें सबसे पहले जो आपका पीसीएस हुआ और जितने भी जूनियर एडेड जो एग्ज़ाम चल रहा है, सुपर टेट हुआ, सुपर टेट प्रीमियर मतलब प्राइमरी का हुआ या जूनियर का हुआ, दोनों में पूछा जाता है। और हर एग्ज़ाम में जो भी जिसमें साइंस आती है सभी में साइंस के टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा लाइट से संबंधित है। बिल्कुल बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल ए टू जेड चीज़ों का एक डीपली तरीके से, मतलब कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की है, तो मज़ा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश है क्या? व्हाट इज़ द लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आँखों को संवेदित करती है, यानी जो आपकी आंखों को संवेदित करती है वो लाइट है। नॉर्मल सी चीज़ है जो इसका तरंग दैर्ध्य कभी कभी पूछ लेता है। देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक तो वो चीज़ें पहले से ऑलरेडी पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको वही चीज़ या तो राइट डाउन कर लेनी है या इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि जो हमारी लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, एग्जाम में पूछता है। और ये तो आप सभी जानते हैं और पूछता ही बहुत है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका पोर्शन लाइट खत्म होता है। बिल्कुल हम शुरू से चलते हैं, बात करते हैं इसी में ही। अब लाइट के बाद वर्ण विक्षेपण आता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ने पहले अपवर्तन परावर्तन क्यों नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपवर्तन परावर्तन सब इसके ही पार्ट हैं। अब कैसे हैं वो देखते हैं। बात करते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। नॉर्मल आप सभी ने देखा होगा वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का चमकना। ठीक है, तो हम उसी से रिलेट करेंगे आज चीज़ों को। कोई एक प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, आपने उस पर एक वाइट लाइट डाली। कौन सी लाइट? वाइट लाइट। ठीक है, और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों में विभाजित होने का मतलब ये है कि ये आपने पढ़ा होगा, कौन सी? विबग्योर, है ना। विबग्योर आपने पढ़ा होगा। विबग्योर का मतलब जान ली, यानी वी वायलेट और आर रेड। सबसे ज़्यादा इन 2 कलर को ही पढ़ना है, बाकी को आप छोड़ दें तो अच्छा है। रेड कलर की बात करें, आप सभी को पता है रेड कलर क्या होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, क्यों? जैसे कि आप मान लीजिए आप सिग्नल पे खड़े हैं, तो सिग्नल पे रोकने के लिए कौन सा कलर का यूज करते हैं? ये सिग्नल है सबसे ऊपर, आपका कौन सा होता है? रेड। यानी रेड कलर, देखो मैं रेड से ही कर रहा हूँ ना, तो ये एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी आंखों को। क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य तो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन ये क्या है, मतलब एक सिकुड़ जाता है, चाल ज़्यादा, मतलब कि एक जगह रुक जाता है, तो आपकी आंखों पर ये एकदम फोकस पड़ जाता है इसका कि हाँ ये रेड कलर, मतलब कि ये फैलता कम है, कुल मिला के कम फैलता है। ठीक है, तभी सिग्नलों का कलर रेड कर दिया जाता है, किया गया है। और वॉयलेट कलर की बात करें, नॉर्मल चीज़ है, कम चमक है, यानी ये फैल जाता है। नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर देखो ब्लू कलर आ रहा है ऊपर, तो आपका जो आसमान का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। यही तो है प्रकाश प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, वही तो चीज़ है। यानी जो वॉयलेट कलर है वो क्या है कि वो ज़्यादा फैल जाता है। फैलने का मतलब वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो दिखाई, देखो बादल पूरा आपको नीला दिखाई देगा, लेकिन जो वॉयलेट कलर है वो फैल जाता है, इसलिए रेड कलर एक जगह इकट्ठा रहता है, तो वो सिग्नल वगैरह का कलर रेड ही होता है। ठीक है, अब वाइट लाइन है, वही तो 7 कलरों में विभाजित हो रही है। अब देखो ये लाइट आपकी 7 कलरों में विभाजित हो गई। ठीक है, आप वर्षा होगी, वर्षा के बाद वर्षा कम हो गई। ठीक है, अब वो जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें हैं वही तो सब कुछ बनाती हैं, वही हमारा क्या बनता है? रेनबो। यानी ये जो लाइन आ रही है सारी, इनके ऊपर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल सी चीज़ है, वो रेनबो क्रिएट कर देती है, यानी इंद्रधनुष। और इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्णक्रम भी इसको बोलते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता ही है इसके बारे में। रेनबो बनता है, कहीं कहीं रंग में विभाजित हो जाता है, तो वो सब किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब क्यों होता है? ये पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण भी इसमें है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे कारण ही इसके हैं। ठीक है, आपसे अब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इन चारों टॉपिक को मैं अभी कराऊंगा, आप देखते रहिएगा।
सबसे पहले बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। नॉर्मल चीज़ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? अभी आपने पढ़ा है, एकदम बता देंगे। स्वच्छ आकाश का नीला रंग, बिल्कुल अभी बता देंगे। खतरों के निशान का रंग रेड, अभी मैंने बताया था। समुद्र का नीला, तो प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है कैसी? तो इन सभी का जवाब आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए राइट डाउन किया था। चलिए बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले हम जान लेते हैं, पहले अपवर्तन और परावर्तन को देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के बिना आगे जाना खतरनाक है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन नॉर्मल सी चीज़ है, 2 लेयर हैं आपके पास। कांच वायु की ले लीजिए, तो उसमें आपने कोई किरण डाली, किरण आपकी कौन सी हो गई? आपतित, ठीक है। वो किरण जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो वो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर, ठीक है। इसके नियम, 2 नियम है इसमें, यही मैं चित्र में आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसमें एक तो एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। दूसरा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आई और आर दोनों एंगल क्या होते हैं ये देख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ये बस ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। पूछ लेते हैं कभी कभी स्नेल का नियम कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कौन सा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमारा ये पूरा हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो चुका है और प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी उसके जैसा ही है, परावर्तन अपवर्तन दोनों में आपको डिफरेंट देखना है। चलिए प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, मतलब कि ये डला है तो अधिकांश भाग उसका वापस लौट आता है। प्रकाश के जो तल से टकराकर लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसी के भी 2 नियम होते हैं। 2 नियम क्या है मैं आपको चित्र में डिफाइन कर देता हूँ। पहला नियम है आपतित किरण, ठीक है। दूसरा, आपतित किरण के बाद आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब। और तीसरा परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें साइन आई अपॉन साइन आर था और इसमें आपतन और परावर्तन दोनों कोण क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपके पॉइंट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, इनको देख सकते हैं। दोनों पता चल गया आपका क्या क्या क्लियर होगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और आपका हो गया सबसे ऊपर, सबसे पहला पॉइंट हमारा था वर्णविच्छेदन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। 3 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने 4th टॉपिक की ओर। 4th टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें विस्तार से बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, ये थोड़ा अलग है दोनों से, है ना। चलिए चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए वही माध्यम वगैरह, जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता जाए या हमने बढ़ा दिया जाए या बढ़ाते चले जाएं तो अपवर्तन कोण का ही मान बढ़ता है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि अपवर्तन कोण का मान, ये देख रहे हो ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाता है और इस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ कौन सा कोण बनता है? क्रांतिक कोण, ठीक है। अब दोबारा सुनिए, आपतन कोण थोड़ा सा और अधिक कर दें, अगर आपतन कोण थोड़ा सा और अधिक कर दें, पहले यहाँ देखो दोबारा समझिए, यहाँ पड़ रहा है इतना रिफ्लेक्ट, थोड़ा नीचे घुमा, इस बार इसके समानांतर 90 डिग्री हो गया और इस बार वापस लौट आया, यानी आपतन कोण थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश किरणें अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाती हैं। बस यही पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है
कि अवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है। बात खत्म। अवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है, ये लाइन है मेन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वही कहलाता है। ठीक है। यदि आपतन कोण का मान, ये मैंने नहीं बताया था, बिल्कुल वही है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो क्रांतिक कोण। गॉट इट। नॉर्मल चीज़ है अवर्तन न होकर परावर्तन हो जाना। गॉट इट। नॉर्मल जैसे हीरे का चमकना, एग्जाम्पल बहुत है इसके। हीरे का चमकना, कांच की पड़ी दरारों का चमकना, जल में परख नली का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका। आप बहुत पढ़ा होगा आपने 10th के आसपास, हाँ 10th क्लास में ही है। देखो ये लिखे हैं, थोड़ा इनके एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मृग मरीचिका, आप रेगिस्तान में हैं, ठीक है, एक रेगिस्तान है, यहाँ पर आप ये खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपने देखा कि आपको थोड़ा पानी दिखाई दिया, आपको प्यास लग रही है, आपको यहाँ पर दूर से पानी दिखाई दिया, तो वो पानी नहीं है, वो आपका भ्रम मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है। हीरे का चमकना, सड़क पर पानी, अब सड़क पर आप जैसे गर्मियों में जाते हैं, गर्मियों में आप मान लो बाइक से ड्राइव कर रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो आप देखते हैं ना दूर सड़क पर पानी सा भरा दिखाई देता है ना, हल्का हल्का, तो वो क्या होता है, वो मतलब कि आपका वहाँ पर जो सड़क पर पानी होता है ना, वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इसके काफ़ी सारे पॉइंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ, अब आया प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या है, देखो कभी कभी इनकी खोज के बारे में पूछ लेता है, तो प्रकाशिक तंतु की खोज नरेंद्र कपानी ने की थी। ठीक है। और ये क्या है, जो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और आपको पता होगा जैसे ये नॉर्मल प्रकाशिक तंतु होता है, तो उसमें जो सिलिका से बने होते हैं, इसका जो मतलब कहते हैं ना कि इसमें जो कांच लगा होता है वो मजबूत, जो गुणवत्ता वाला कांच होता है, वो सिलिका से बने होते हैं, SiO2। और ये जो मनुष्य के शरीर के अंदर के अंगों की जांच, अंतर्दर्शिता, ठीक है, वो, और जो आपका संचार होता है वाईफाई और घरों को सजाने इत्यादि में इसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए, प्रकाशिक तंतु हो गया आपका। अब बात करते हैं, आपको पता होगा कि वस्तु काला और सफ़ेद, इनका दोनों का डिफरेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। जो वस्तु का काला कलर है वो क्या है कि वो रंगों का अवशोषण करता है, सभी रंगों का अवशोषण करता है, और सफ़ेद सभी रंगों को परावर्तन, इसलिए सफ़ेद काले का जो डिफरेंट है वो यही है। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि पेड़ों की पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ हरी ही क्यों होती हैं, उनका रीज़न है कि जो मतलब पत्तियाँ होती हैं वो सिर्फ हरे कलर को परावर्तन और बाकी सबको अवशोषण कर देती हैं। यानी ग्रीन को तो परावर्तन, बाकी सभी का अवशोषण। और जो हमारी आइज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से कलर पे होती हैं, जो हमारी आंखें होती हैं वो संवेदनशील कौन से कलर पे होती हैं सबसे ज़्यादा, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब कि पूछा गया है, तो कौन सी होती हैं, हरे कलर पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में बटा होता है, नॉर्मल चीज़ें फोटॉन्स कहलाते हैं, है ना, छोटे छोटे कणों में फोटॉन्स। अब एक डी ब्रोगली हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक दोहरी गुण का प्रकाश बताया, यानी एक प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में बताया। यहाँ से देखो, अगर कण के रूप में हुआ तो पैकेट बनेंगे जो फोटॉन्स कहलाएंगे, अगर तरंग के रूप में हुआ तो तरंग कौन सी बनेंगी, वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, समझ में आ गया डी ब्रोगली का दोहरे गुण का सिद्धांत, तरंग कण। ओके। अब एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो चाल है ध्वनि की वो क्या में है। ध्वनि की भी हो सकती है, प्रकाश की भी हो सकती है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ध्वनि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको देखना है, साइंस के बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। ठीक है। निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है प्रकाश की। ठीक है। अब क्या ध्वनि में हो सकती है, खुद बताना इसके बारे में। फिर इसके बाद गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, ये क्रम है इनका, क्रम से आप इनको याद कर सकते हैं। और जो चाल है वो 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश की चाल का सिद्धांत किसने दिया था, रोमर ने। ठीक है, इसको रोमर ने। नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैं सभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, लगभग सारे टॉपिक थे प्रकाश से संबंधित, मैं सारे इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए। इसके बाद टॉपिक है गोलीय दर्पण को लेकर। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें मैंने डेफिनेशन इसलिए नहीं ली क्योंकि
काफ़ी समय लग जाएगा और आपको डेफिनेशन से ज़्यादा ध्यान देना है किस चीज़ पर, समझने पर कि ये होते क्या हैं। तो गोले दर्पण, उत्तल और अवतल, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे भाग का होता है। नॉर्मल चीज़ है उभरा भाग, उभरा भाग। उत्तल दर्पण क्या है कि परावर्तन कौन से भाग पर होता है? उभरे भाग पर, उत्तल दर्पण कहलाता है। और इसका इधर वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? परावर्तक तल, ठीक है ना। सेम इसका उल्टा आ जाओ, यहाँ पर इसका परावर्तक चेंज हो जाता है, परावर्तक इसका बैठता है, लिखा हुआ गलत है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो अंदर वाला होता है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा वाला? अंदर वाला। ये गलत लिखा गया है, नोट्स में इसको सही कर लीजिएगा। अंदर वाला होता है अवतल में परावर्तक, और बाहर जो कलई किया हो जाता है ना वो लाल ऑक्साइड से किया जाता है। किससे किया जाता है? लाल ऑक्साइड से। और ये इसका मुख्य अंश सी होता है, आप देख सकते हैं इसको। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें पता ही है कितना बड़ा चैप्टर होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुत लंबा है। कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, वस्तु के बीच, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र अनंत के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। इतना सब कहाँ तक याद करेंगे? आपको तो छोटा एग्जाम देना है, पूछ लेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है आपको उन पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही प्रॉपर साइंस की तैयारी करनी है तो फिर तो आपको साइंस का विधाता बनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको दोनों समझ में आ गया, उत्तल और अवतल दोनों लेंस मैंने आपको क्लियर करा दी है। नेक्स्ट इसमें है कि यदि अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f हो और त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इससे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं आपके, बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में, आपने देखा होगा। तो आप इन्हीं दो फॉर्मूले से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और कल की एक वीडियो लेकर आऊँगा, अभी जाना मत, अभी वीडियो और है। कल को एक वीडियो लेकर आऊँगा साइंस के छोटे छोटे कुछ प्रश्न बना के, है मेरे पास, ठीक है। हम देखते हैं कि आज हमने कितना पढ़ा और कल कितना वो एग्ज़ाम में आएगा, कल कितने प्रश्न हम कर सकते हैं आज की वीडियो से, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लेंस के बारे में। सभी जानते हैं लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो टाइप्स हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल और अवतल, ठीक है। इनमें थोड़ा डिफरेंट देखिएगा क्या होता है। उत्तल लेंस क्या होते हैं? ऐसे लेंस जो बीच से मोटे और किनारों पर पतले, ठीक है, नॉर्मल, और ये आपका साइज बता ही सकते हैं। कि अवतल लेंस होते हैं कि जो बीच से पतले और किनारों पर मोटे, दैट्स इट। अब मैं थोड़ा इनका यूज भी तो बता दूं। सबसे पहले दर्पण के पास चलते हैं। दर्पण कौन सा होना चाहिए हमारा? अवतल और उत्तल दर्पण दोनों का हमें प्रयोग पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब अवतल दर्पण पे देखते हैं, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, किस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है? जैसे नॉर्मल डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, दांत, कान, गले इत्यादि में डालते हैं ना, वो सब अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। मोटर कारों में होता है ना। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास, ठीक है, वो वाला जो आपने देखा हो ना बाइक में जो लगा रहता है शीशा, वो है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। अगर इसमें भी कुछ जैसे एक आध छूट जाती है तो आप उसे खुद से, या हम कल जो वीडियो लेंगे उसमें वो पूरी हो जाएगी। तो मैं ये स्पेशल जो लेकर आया हूँ वो, देखो वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ और 1 मिनट सुन लीजिएगा कि ये वीडियो मैं स्पेशल जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जूनियर सुपर टेट का, उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी पेड कोर्स हो गए हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले काफ़ी वीडियो इस पर लेकर आऊँ। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि मुझे आपसे, मतलब कि आपका सहयोग चाहिए। मतलब आप जब इसको देखेंगे, शेयर करेंगे, काफ़ी बच्चे इसको देखेंगे, मैं कोई पेड थोड़ा ही कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तभी तो मैं आगे को बढ़ूँगा। आपका सपोर्ट ही है, यानी आप इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, इसको कमेंट्स करेंगे, बताएंगे सर क्या वीडियो है, कैसी वीडियो लगी, तो तभी तो मैं इससे प्रेरित होऊंगा, तभी तो और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं। तो गाइज़
फिर से अगली वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच।